नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कमल एजुकेशन पॉइंट पर। आपने महाभारत में पांडवों के जीवन पर आधारित एक गाना जरूर सुना होगा, सब दिन होत न एक समान, यानी कि सब दिन किसी के एक जैसे नहीं होते। ये जो समय है ये बहुत ही बलवान होता है और ये कभी भी स्थायी नहीं रहता है। यानी कि समय ही वो चीज़ है जो राजा को रंक बना सकता है और रंक को भी राजा बना सकता है। ये जो पंक्तियाँ मैंने आपके सामने कही हैं ये लीबिया के तानाशाह कर्नल गद्दाफी के जीवन पर बिल्कुल सटीक बैठते हैं। इनका जीवन बिल्कुल एकदम इसका उदाहरण है। आपको आगे मैं जब इनके जीवन वृत्तांत के बारे में पूरा बताऊंगा तब आप इस बात को आसानी से समझ पाएंगे। मुझे नहीं लगता कि 42 साल तक लीबिया पर हुकूमत करने वाले कर्नल गद्दाफी ने कभी ऐसा सोचा होगा कि जिस लीबिया पर वो शासन कर रहे हैं इतने लंबे समय से, कभी उसी लीबिया के एक शहर सिरते में गलियों में इनको दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। ये लोगों से रहम की भीख मांगेंगे लेकिन कोई इन्हें रहम नहीं देगा। भीड़ में इतना गुस्सा होगा कि वो इनको बस पीटते ही जा रही है। इनके प्रति कोई दया, कोई संवेदना, इस तरह की कोई चीज़ें है ही नहीं। बड़ी ही आक्रोशित भीड़ है, इनके पीछे पड़ी हुई है। ये अपनी जान बचाने के लिए 72 सेंटीमीटर चौड़े एक पाइप के अंदर घुस जाते हैं। इनके साथ अपने एक दो साथी और होते हैं और भीड़ इनको लगातार वहाँ से बाहर निकलने के लिए कह रही है। और जब ये वहाँ से बाहर नहीं निकलते, इनको लगता है कि मैं यहाँ पर सिक्योर हूँ और कुछ ही समय बाद मेरे जो सैनिक हैं मुझे बचाने के लिए आएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी भीड़ जो है बाहर से लाठी, डंडे और सरिये लंबे लंबे निकाल कर उस पाइप के अंदर डालती है और इनको चोटिल करने का प्रयास करती है। उसके बाद कर्नल गद्दाफी सरेंडर करने की हालत में वहाँ से बाहर निकलते हैं। उसके बाद उनको सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर घसीट कर पीटा जाता है। कोई इन्हें लात मार रहा है, कोई इन्हें घूसे मार रहा है, कोई इनके मुंह पर थूक रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यानी कि इतनी नफरत उस भीड़ में इनके प्रति थी। तो इस तरह का अंत इनका होगा, इन्होंने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। देखिए, मध्य पूर्व में यानी कि मिडिल ईस्ट में बहुत सारे डिक्टेटर हुए, बहुत सारे तानाशाह हुए हैं। इनसे भी खतरनाक और इनसे भी क्रूर तानाशाह इस दुनिया में हुए, लेकिन इनके जैसा अंत आज से पहले किसी भी तानाशाह का नहीं हुआ है। देखिए, कर्नल गद्दाफी के बारे में आपको बताएं तो आखिर इन्होंने कौन से ऐसे कृत्य किए थे, इन्होंने क्या किया था कि लोगों में इतना गुस्सा इनके विरुद्ध था। तो सारी कहानी आपको इनकी मैं पूरी बताऊंगा, बचपन से लेकर के इनकी मृत्यु तक। लीबिया मैप में कहाँ पर पड़ता है, सारी जानकारी आज आपको देने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं हम अपने कहानी में आगे। तो देखिए, कर्नल गद्दाफी के जीवन पर आगे बढ़ने से पहले इनकी कुछ तस्वीरें आपको दिखा देता हूँ। ये जब शासक बने थे, इनके अंत समय से कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं। ये जब आर्मी में थे उस समय की तस्वीरें मैंने इनकी कुछ कैप्चर की हैं। मैंने कैप्चर नहीं की, मैंने इंटरनेट से डाउनलोड की हैं। तो देखिए, इनका बचपन कैसा था। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पैदा कहाँ पर होते हैं। तो देखिए, पैदा ये लीबिया के ही एक शहर सिरते में पैदा होते हैं जहाँ पर इनको मारा गया। यानी कि जहाँ पर ये पैदा हुए, अपने अंतिम समय में जान बचाने के लिए सिरते आए। सोचा होगा इन्होंने कि ये मेरा अपना गृह क्षेत्र है, शायद यहाँ पर मैं बच जाऊँगा, लेकिन उसके बावजूद इन्हें इनके गृह क्षेत्र में ही पीट पीट कर मारा जाता है। तो इनका जो जन्म हुआ था वो लीबिया के सिरते शहर में, एक रेगिस्तान में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे, बहुत ही ज़्यादा गरीब, ठीक है। और इनके पिता एक नोमैड्स थे। देखिए, नोमैड्स का मतलब होता है घुमंतु। घुमंतु को अगर मैं परिभाषित करना चाहूँ तो ऐसे लोग जिनका कोई एक ठिकाना नहीं होता है। ये साल 2 साल तक एक जगह पर रहते हैं, फिर वहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, अपना खाना पीना खाते हैं और उसके बाद चल देते हैं दूसरी जगह पे अपना टेंट तंबू इत्यादि उखाड़ के। यानी कि ये जो है एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते रहते हैं, उनको घुमंतु कहा जाता है। तो इनके पिता भी एक घुमंतु थे, ये एक जगह पर कभी नहीं रहते थे। इसलिए देखिए, और इन्हें अपने इस कल्चर पर बहुत गर्व भी हुआ करता है। देखिए, मैं आपको आमतौर पर बता दूँ तो जब भी लीबिया में जब ये शासन कर रहे थे तो जब भी कोई विदेशी मेहमान आते थे तो ये उन्हें अपने घर में न ठहरा कर, यानी कि अपने राजमहल में न ठहरा कर, उनके लिए विशेष रूप से तंबू लगाया करते थे, वहाँ पर उनको ठहराते थे। हालांकि वो तंबू ऐसे नहीं होते थे जैसे ही बचपन में यूज़ करते थे, वो तंबू काफ़ी महंगे और काफ़ी स्टाइलिश हुआ करते थे। यानी कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए ये जो अपने विदेशी मेहमान थे उनको इस तरह के तंबुओं में ठहराया करते थे। तो देखिए, ये इनके बचपन के बारे में था। यानी कि बहुत ही गरीब घर से ये अपने आप में हुआ करते थे। अब देखिए, जब ये बड़े होते हैं, यानी कि देखो, इनके बारे में कहा जाता है कि ये गरीबी से उठे और शिखर पर पहुंचे और उसके बाद समय फिर से बदलता है और वो इनको फिर से इनके जहां से ये चलना शुरू किए थे वहीं पर पटक देता है। तो देखिए, इनका जो सेना में करियर था वो कैसा रहा था मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले ये जो है लीबिया में आपको बताऊं तो देखिए, लीबिया इटली के अधीन हुआ करता था पहले, ठीक है। यानी कि जो लीबिया था वो इटली के अधीन हुआ करता था। इटली में आपने मुसोलिनी के बारे में सुना होगा। मुसोलिनी का भी अंत कुछ इन्हीं की तरह हुआ था। मुसोलिनी को भी जो है उसकी प्रेमिका क्लेरेटा पिटाची उनका नाम था, उनके साथ उल्टा लटका दिया था। यानी कि हालांकि उनके साथ ये जो हुआ था वो उनके मरने के बाद हुआ था। यानी कि उनके शव के साथ भी लोग कुछ ऐसा ही करते हैं जैसा इनके साथ करते हैं। अगली कहानी आपको मुसोलिनी की सुनाऊंगा। तो देखिए, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरा होता है,
ये भी तब पैदा ही होते हैं। तब इटली का पतन हो जाता है। आपको पता है 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जापान के ऊपर एटम बम गिरता है, हिटलर आत्महत्या कर लेता है और इटली भी क्या कर लेता है, सरेंडर कर लेता है। तो जब 1945 में इटली का पतन हुआ तो लीबिया आज़ाद होता है। अब देखिए आज़ाद जब होता है तो लीबिया की सत्ता आती है इद्रिस के हाथों में। इद्रिस वहाँ के राजा बनते हैं और शासन करने लगते हैं। तो देखिए जब इद्रिस वहाँ के राजा बने और शासन करने लगे तो देखिए जो लीबिया का जो पूरा शहर था, पूरा राज्य था लीबिया का, वहाँ पर पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा था। आपने सुना होगा अरब देशों में पेट्रोलियम बहुत होता, तो ऐसे सेम इन्हीं की तरह जो है लीबिया में भी पेट्रोलियम बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता था। तो जो पश्चिमी देश हैं, यूरोप और अमेरिका, इन लोगों ने अपने काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ पर भेजी और यहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने लगे। और इद्रिस जो है काफ़ी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। उन्हें बताया जाता है कि जो आय राज्य की होनी चाहिए थी पेट्रोलियम की वजह से, वो राज्य की नहीं हो पा रही थी। तो यही वो दौर था जब आपके कर्नल गद्दाफी आपके पैदा होते हैं। 1966 में यूके जाते हैं, वहाँ पर जो है ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं और इनके बारे में बताया जाता है कि ये आर्मी के बिल्कुल भी लायक नहीं थे, लड़ने में बिल्कुल एकदम फिसड्डी थे। बहुत समय बीतने के बाद भी ये बंदूक चलाना तक नहीं सीख पाए थे। हालांकि बंदूक चलाना बाद में ये सीख गए थे, इसलिए इनका जो है बहुत ही मजाक बनता है। यानी कि आर्मी के लिए कोई खास ऐसी इनमें योग्यता थी नहीं और अंग्रेज़ों से बहुत चिढ़ते थे, क्योंकि इनको ऐसा लगता था, जब आमतौर पर ये सोचते थे कि जो हमारे यहाँ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, हमारे यहाँ का पेट्रोलियम है, हमारे यहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन हैं, अंग्रेज इन्हें लूट करके चले जा रहे हैं, शासक इनका कठपुतली रह गया है एकदम, और काफ़ी जो है ये जो है चिढ़ते थे। तो देखिए लेकिन समय चलता रहता है और ये आर्मी में कैप्टन बन जाते हैं और उसके बाद इनका और आगे प्रमोशन होता है। अब देखिए सबसे बड़ी बात आपको बताते हैं कि इस बीच क्या होता है, अरब और इजराइल का युद्ध होता है। देखिए मैं आपको कैसे तख्तापलट होता है इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए इसी बीच क्या होता है, अरब और इजराइल का युद्ध। मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि लीबिया आखिर कहां पर है। देखिए ये आपने भारत तो देख ही लिया होगा, नीचे यहाँ पर आपने भारत देख लिया होगा। देखिए यहाँ पर आपका मिस्र है, मिस्र के ही ठीक बगल में ये वाला जो पोर्शन है आपका लीबिया है, और इसके ठीक बगल में आपको इजराइल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सऊदी अरब है, इजराइल है, जॉर्डन है, तुर्की है, ये सारे के सारे देश आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर देना चाहूँगा। यहाँ पर आपको दिख जाएगा, यहाँ पर आपका इजिप्ट है और इसके अलावा बीच का इलाका आपका इजराइल है, ऊपर लेबनान है, नीचे सीरिया है और इधर नीचे आपका जॉर्डन है, इसके नीचे सऊदी अरब है। तो देखिए जिस समय ये लगभग 25, 26, 27 उम्र के आसपास थे, उस समय 1969 चल रहा था। ठीक है, 1969 में क्या होता, अरब और इजराइल के बीच में युद्ध होता है। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि इस युद्ध का लीबिया पर क्या असर पड़ेगा। देखिए असर पड़ता है, क्यों पड़ता है आपको पूरा समझाऊंगा। देखिए ये जो युद्ध हुआ था, इजराइल में आप जानते हैं सारे के सारे यहूदी रहते हैं, ज्यूइश रहते हैं और बाकी के सारे मुस्लिम देश हैं। कहने का मतलब है इजराइल दुनिया का एक ऐसा देश है जो चारों ओर से दुश्मनों से घिरा है। इजराइल में यहूदी रहते हैं, इस्लाम से अलग धर्म के रहते हैं और इनके अगल बगल जितने भी देश हैं इंक्लूडिंग लीबिया, लीबिया में भी अधिकांश आबादी जो है वहाँ पर मुस्लिम ही थी। और लीबिया की जो है मिस्र के साथ बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। यहाँ तक कि कर्नल गद्दाफी ये तक कहते थे कि लीबिया को जो है मिस्र में ही मिला लेना चाहिए, यानी कि मिस्र में भी मुस्लिम हैं। ये सारे के सारे मुस्लिम देश मिलकर एक छोटे से देश इजराइल पर हमला कर लेते। पूरी दुनिया सोचती है कि इजराइल तो इस बार गया, लेकिन युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता। इजराइल ने सारे के सारे अरब देशों को, देखिए उस समय जंग पर केवल आमतौर पर 3 ही देश उतरे थे, एक है जॉर्डन, एक सीरिया और एक मिस्र। लेकिन बाकी के जितने भी इस्लामिक राष्ट्र हैं, लेबनान है, सऊदी अरब है और भी नीचे यूएई है, इन सारे देशों का समर्थन हासिल था। कहने का मतलब है कि जंग की भूमि में इजराइल एकदम अकेला था और उन पर सारे के सारे मुस्लिम देश जो है चढ़ आए थे। इसको 6 डे वॉर के नाम से जाना जाता है। सारी दुनिया ने सोचा कि इजराइल के यहूदी तो इस बार गए, जिस तरह से हिटलर ने इनका कत्लेआम किया था, इनका कत्लेआम दोबारा होने वाला। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे इजराइल की सेना इतनी बहादुरी के साथ लड़ती है और पूरी दुनिया में कीर्तिमान स्थापित करती है। एक अकेले इजराइल ने इन सारे के सारे अरब देशों को जंग में धूल चटा दिया। आप ऐसा देखेंगे कि ऐसा इससे पहले ना तो किसी ने किया है, नहीं किसी ने सोचा होगा। सारी दुनिया एकदम दंग रह जाती है और बड़ी ही शर्मिंदगी की बात हो जाती है अरब देशों के लिए कि तुम इतने सारे देश एक साथ एक देश पर टूट पड़े और उसके हाथों हार खाए। ठीक है, तो बहुत ही एकदम बुरी हार थी और आज तक भी जो अरब के सारे देश हैं वो अपनी इस शर्मनाक हार से जो अब तक उभरे नहीं है। और इजराइल के साथ हालांकि अब कुछ अरब देशों के यूएई के संबंध अच्छे हो रहे हैं। अमेरिका ने यूएई की अच्छी खासी दोस्ती करा दी है। I2U2 एक ऑर्गेनाइजेशन भी बन गया जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए हैं। अब थोड़ा बहुत हालत जो है सुधर रहे हैं। लेकिन उस समय की बात आपको बताएं
तो जब अरब युद्ध आपके यहाँ पर होता है और उसमें इजराइल की जीत होती है, तो उसके बाद जो अन्य जो इस्लामिक देश इस जंग में हारते हैं, उनके देशों में एकदम भूचाल आ जाता है कि तुमसे जो देश इजराइल पर अटैक कर रहे हैं वो इजराइल से 5-5 6-6 गुना बड़े हैं, उनकी सेना भी उससे 5-5 6-6 गुना बड़ी है, उसके बावजूद इजराइल से हार गए। तो एक तरह से अरब देशों में क्रांति होनी आपकी शुरू हो जाती है अपने शासकों के खिलाफ। तो इसका सबसे बड़ा जो प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव पड़ता है लीबिया पर। तो देखिए लीबिया में क्या होता है, लीबिया के जो शासक इद्रिस थे उनका स्वास्थ्य थोड़ा अच्छा नहीं था, उनका स्वास्थ्य खराब था, तो वो अपना उपचार कराने के लिए टर्की जाते हैं। तो इसी बीच सेना वहाँ पर तख्तापलट कर देती है। ठीक ऐसा ही आपने सुना होगा युगांडा में भी होता है। तो युगांडा के जो शासक थे, जब वो जो है सिंगापुर गए होते विदेशी दौरे पर, उस समय ईदी अमीन वहाँ तख्तापलट कर देता। तो सेम ऐसा यहाँ पर भी होता है, क्योंकि कर्नल गद्दाफी और ईदी अमीन दोनों दोस्त थे अपने आप में। ठीक है, आपने सुना होगा इनका नाम, जब मैंने ईदी अमीन की बायोग्राफी आपको बताई थी वहाँ पर इनका नाम आया होगा। तो इद्रिस जब टर्की गए होते हैं तो उस समय कर्नल गद्दाफी सेना की ओर से जो है इसका तख्तापलट कर देता। हालांकि उस समय ये खबर सामने नहीं आती है कि सत्ता किसके हाथ में आई है। यानी कि जब तख्तापलट होता है तो उसके 7 दिन तक जो है रेडियो इत्यादि के माध्यम से अनाउंस होता है कि इद्रिस की जो सत्ता है वो ख़त्म कर दी गई है। अब इद्रिस अगर देश में वापस लौटे तो उनको निपटा दिया जाएगा। बाकायदा रेडियो पर इस तरह के ऐलान हो जाते हैं। 7 दिन के बाद कर्नल गद्दाफी रेडियो पर आते हैं और कहते हैं कि मैं एक बहुत ही बेहतर लीबिया बनाऊंगा, और जो इद्रिस का जो अन्यायपूर्ण और अत्याचारपूर्ण शासन हमारे यहाँ पर चल रहा है, पश्चिमी देशों की मदद से भ्रष्टाचार कर रहे हैं, पब्लिक बिल्कुल बेहाल है, भुखमरी की कगार पर है, मैं इसको ठीक करूंगा। और उस समय कर्नल गद्दाफी को कोई जानते भी नहीं थे। ठीक है, उस समय कर्नल गद्दाफी की उम्र केवल 27 साल थी और उनकी आर्मी के ही कुछ ऑफिसर इत्यादि इनको जाना करते थे। तो इस तरह से कर्नल गद्दाफी सत्ता पर हस्तगत होते हैं। और सत्ता पर जब ये आते हैं तो शुरुआत के 4 साल ये बहुत अच्छा काम करते हैं। लोग जानते हैं कि ये देखिए अब्दुल नासिर के बहुत बड़े फॉलोवर थे। अब्दुल नासिर का मतलब, आपने अगर मिस्र की के बारे में आपको पता होगा तो अब्दुल नासिर मिस्र के प्रेसिडेंट थे। उनकी बहुत अच्छी छवि थी और बहुत बढ़िया उन्होंने मिस्र में काम किया था। तो लोगों को लगा था कि चलो ठीक है यार, कोई तो नया व्यक्ति आया। इससे पहले हम लोग इटली के अधीन थे, इटली वालों ने तो लीबिया वालों पर इतने अत्याचार किए, वो तो लीबिया वालों को इंसान ही नहीं मानते थे, इनको गैस चैम्बरों में भरकर मारा था। फिर इद्रिस का शासन आता है, वो भी ऐसा खत्म था। तो इन्होंने सोचा चलो कोई तो नया व्यक्ति आया जो हमारा कुछ अच्छा करेगा। जैसा लोगों ने सोचा था वैसे ही बिल्कुल कर्नल गद्दाफी ने किया भी शुरुआत के 4 साल। लेकिन उसके बाद उनके साथ आखिर ऐसा क्या होता सब बताऊंगा। जब शुरुआत में जब ये शासक बने थे तो शुरू के 4 साल इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। खास तौर पर महिलाओं के लिए इन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स किए थे। महिलाओं को इन्होंने आर्मी में रखना शुरू कर दिया। बाकायदा इनकी जो एक अंगरक्षकों की, यानी कि जो इनकी सिक्योरिटी गार्ड हैं, उसकी एक यूनिट में अकेले महिलाएं हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने देखिए महिलाओं के लिए 16 साल की उम्र शादी की निर्धारित कर दी थी कि 16 से नीचे महिलाओं का विवाह नहीं किया जाएगा। और इसके अलावा भी जो है इन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म्स अपने यहाँ पर किए थे। चर्चों को इन्होंने हटाना शुरू कर दिया, इंग्लिश की जगह पर लैंग्वेज को अरबी कर दी। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इन्होंने जो आपका अच्छा काम किया, इन्होंने जो ऑयल कंपनीज हैं, ठीक है, तेल है, इसका राष्ट्रीयकरण कर लिया। कहने का मतलब यह है कि अभी तक यूरोपीय और अमेरिकी कंपनियां जो है यहाँ से तेल का उत्पादन कर रही थी और मुनाफा लेकर के चली जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन्होंने बहुत बेहतर काम किया था। एकदम जो आपकी लीबिया की जो अर्थव्यवस्था है वहाँ पर एक पेट्रोबूम, इस शब्द का प्रयोग किया जाता है कि पेट्रोबूम लीबिया में आ गया। पेट्रोबूम का मतलब है कि पेट्रोल से, जब पेट्रोल का जो ये सब कुछ है ऑयल का है, इन्होंने जब उसको नेशनलाइज किया, यूरोपिया और अमेरिकियों की जो कंपनियों को बाहर निकाला और इसको नेशनलाइज किया, तो जो लीबिया की जो इकोनॉमी है वो एकदम ग्रो करती है, लोगों के पास पैसे आने लगते हैं। और बहुत अच्छा काम इन्होंने किया था। और बाकायदा जितने भी अरब देश हैं लीबिया के अलावा, उन सब ने जो है इसी कर्नल गद्दाफी की ही तेल नीति को फॉलो किया आगे चल के। तो कहने का मतलब है इन्होंने तेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया, इकोनॉमी बढ़ने लगी। लेकिन अब जो हमारे यूरोपीय देश थे और अमेरिका है, तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन कहीं ना कहीं से चिढ़ने लगा कि हम लोग को इसने साइड कर लिया। हालांकि काम इन्होंने बहुत अच्छा किया था। और कहीं ना कहीं आगे चलकर कर्नल गद्दाफी जब इतना बड़ा नरसंहार करेंगे तो इसका एक कारण जो है आपके यूरोप और अमेरिका भी आसानी से होंगे। तो इस तरह से इन्होंने काम किया। तो देखो अमेरिका और यूरोप के कुछ देश तो इनसे पहले चिढ़ने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने उनकी कंपनियों को हटा करके जो है इनको नेशनलाइज कर लिया था। लेकिन फिर भी देखें तो ये तो कहानी का केवल एक पहलू था। लेकिन कुछ समय बाद, ठीक है, चीज़ें बदलने लगती हैं। कर्नल गद्दाफी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि देखिए ये तो शुरुआत के 4 साल थे, क्योंकि सत्ता उन्होंने नई नई हथियाई है, तो उनको कुछ काम करना उनके लिए ज़रूरी था, क्योंकि इनके खिलाफ जो है विद्रोह हो सकते थे अगर ये ठीक से काम नहीं करते तो शुरुआत के 4 साल ठीक ठाक रहे, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलने लगती हैं। अब देखिए कर्नल गद्दाफी भी जो है भ्रष्टाचार पर उतर आते हैं। मैं आपको इनकी बात बताऊँ तो इनके बहुत सारे बेटे थे और इनकी जो सत्ता थी अब कहीं ना कहीं अपने परिवार तक ही केंद्रित
केंद्रित रहने लग गई। जैसे कि जो महत्वपूर्ण ठेके थे सब इन्होंने अपने अपने बेटों को पकड़ाने शुरू किए। जैसे कि तेल का पूरा जो ठेका था इनका एक बेटे के पास था, जो दूरसंचार है इसका ठेका इनके दूसरे बेटे के पास था, एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इन्होंने अपने एक बेटे को बना रखा था। तो इसी तरह से जो पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग यानी कि जो सड़कें बनती इसका ठेका एक बेटे के पास था। तो इस तरह से भ्रष्टाचार के कारनामे जो है अब इनके भी सामने आने लगे। ठीक है, तो देखिए इसी बीच बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो जिनकी वजह से आमतौर पर कहूँगा कि कर्नल गद्दाफी बहुत ही ज़्यादा बदनाम होते हैं। सबसे पहली घटना उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, वहाँ पर कर्नल गद्दाफी का एक पोस्टर लगा रहता है। ठीक है, उस पोस्टर पर 4 स्टूडेंट जो है कालिक पोत देते हैं। जब इस तरह की खबरें जब सामने आती है तो कर्नल गद्दाफी के आदेश पर बताया जाता है कि उनको मार डाला जाता है और उन्हें उन्हीं यूनिवर्सिटी के गेट पर उल्टा लटका दिया जाता है। तो इस घटना को जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा, खास तौर पर देखिए मैं आपको बताऊं, जो यूरोपियन यानी कि जो हमारा पश्चिमी मीडिया है, ठीक है, वो अन्य राज्यों में इस तरह की खबरों को नहीं छापता है जहां पर उनके संबंध अच्छे हो। जहां पर उनके संबंध खराब हो तो वहां पर बढ़ा चढ़ाकर उन खबरों को छापता है और पूरी दुनिया की मीडिया इसी का अनुसरण करती है। तो जब ये खबर इंटरनेशनल मीडिया में आती है तो कर्नल गद्दाफी की काफ़ी थू-थू होती है और यूएनएचआर से जो है इसको काफ़ी फटकार लगाता है कि तुम भाई कर क्या रहे हो। 4 स्टूडेंट ने तुम्हारी पोस्टर पर अगर कालिक पोत दी है तुम्हारे चेहरे पे तो तुम उसको मार के लटका थोड़ा ना दोगे। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे केस आते हैं। जिस समय ये शासक थे कहीं ना कहीं लोगों को मार कर उल्टा लटकाया जाना एकदम बिल्कुल कॉमन हो गया। और ख़ास तौर पर इनके बारे में एक और घटना कहती है कि इन्होंने अपने बहुत सारे विद्रोहियों को, यानी कि जो इनका विरोध करते थे, विद्रोही नहीं कहेंगे अभी, जो इनका विरोध करते थे उनको जेल में बंद किया था। तो एक जेल है वहाँ पर तकरीबन 1270 कैदी थे। तो कर्नल गद्दाफी के आदेश पर बताया जाता है कि इनको बिल्कुल एकदम कतार से इनको खड़ा किया जाता है लाइन से और एक एक को चुन करके जो है गोली मार दी जाती है और जेल के बाहर पे ही जो है गड्ढा खोदकर इन सबको दफना दिया जाता है। अब देखिए इनके जो पेरेंट्स थे, जो इनके घर वाले थे जिन कैदियों को मारा गया था, वो बहुत बार उनका कहना है कि हम लोग अपने परिजनों के साथ मिलने, जो जेल में कैदी थे उनसे मिलने के लिए जेल में जाते थे, सामान इत्यादि लेकर के जाते थे। वो लोग हमें उनसे मिलने तो नहीं देते थे, मिलने तो कहाँ से देंगे, उनको तो मार दिया, लेकिन सामान जो है वहाँ के जेल के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो रख लेते थे। ऐसा लगभग 14 साल तक चला। कहने का मतलब है कि उनको मार दिया है, 14 साल तक उनके जो परिजन हैं वो उनसे जेल में मिलते गए, उनसे सामान इत्यादि सब रख लिया गया और 14 साल बाद उनको पता चला कि जिनको हम रोज़ाना मिलने के लिए जा रहे हैं, जिनके खाने पीने इत्यादि कपड़े इत्यादि हम उनको देने जा रहे हैं, वो तो 14 साल पहले ही मारे जा चुके। तो जब इस तरह की खबरें बाहर सामने आने लगी तो कर्नल गद्दाफी की बहुत बदनामी होती है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट कमीशन जो है इनकी काफ़ी आलोचना करता है। सबसे बड़ी घटना जहां से कर्नल गद्दाफी का पतन होना शुरू होता है वो है 21 दिसंबर 1988। ठीक है, इस दिन क्या होता है, स्कॉटलैंड में एक फ़्लाइट क्रैश कर जाती है। शुरुआत में ऐसा ही लगता है कि फ़्लाइट है, कोई तकनीकी खराबी आ गई होगी, ये क्रैश कर गई होगी। इसमें तकरीबन 243 पैसेंजर्स जो है मारे जाते हैं। लेकिन बाद में जब जाँच होती है तब पाया जाता है कि इस फ्लाइट क्रैश में कहीं ना कहीं गद्दाफी का हाथ था। उसके बाद नाटो फोर्सेज जो है इन्होंने कर्नल गद्दाफी यानी कि लीबिया पर आक्रमण करने की ठान ली और अमेरिकी राष्ट्रपति जो रोनाल्ड रीगन उस समय थे उन्होंने तो गद्दाफी को पागल कुत्ता तक कह दिया था कि जो कर्नल गद्दाफी है ये मिडिल ईस्ट का पागल कुत्ता है, ये चाहता है कि इस्लामिक क्रांति करे। देखिए इसके अलावा मैंने आपको जैसा कि बताया है कि जब लीबिया में पैसे आने लगते हैं तो खास तौर पर देखिए यही कारण नहीं थे कि इसके खिलाफ इस तरह से पश्चिमी देश इकट्ठा हुए, इसके खिलाफ विद्रोह हुए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपके लीबिया में पैसे आने लगते हैं, पेट्रोबूम जब यहाँ पर होता है, पैसे आने लगते हैं तो इतने पैसे वहाँ पर हो जाते हैं, पब्लिक ठीक ठाक थी, उसकी हालत ठीक ठाक हो ही गई थी। तो इन्होंने क्या किया, कर्नल गद्दाफी ने जो अरब देश हैं बहुत सारे उनको फाइनेंशियल हेल्प करना शुरू किया, खासतौर पर ऐसी सरकारों को जो अपने यहाँ पर आतंकियों का पोषण करती है, यानी कि जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस थे उनको कहीं ना कहीं कर्नल गद्दाफी ने जो है फाइनेंशियल एड देना शुरू किया, वित्तीय सहायता देना शुरू किया। तो इससे क्या हुआ, पश्चिमी देशों ने लीबिया पर प्रतिबंध लगाए। तो प्रतिबंध लगाने से क्या होगा, सैंक्शंस जब इस पर लगे तो इनकी जो इकोनॉमी है वो क्रैश कर गई। जैसे आपने देखा होगा ईरान सबसे बेहतर एग्जाम्पल है। अमेरिका के साथ इसकी बहुत पहले से दुश्मनी है, अमेरिका ने इस पर इतने सैंक्शंस लगाए हैं कि अपना तेल बेच नहीं पा रहा है। अमेरिका के ठीक नीचे वेनेजुएला आपने देखा होगा, किसी जमाने में जब अमेरिका की कंपनियां वहां पर थी तो वहां का हर एक बंदा शेख बनकर घूमा करता था वेनेजुएला में। अमेरिका ने वहां पर प्रतिबंध लगाए, अब वेनेजुएला अपना तेल ही नहीं बेच पा रहा है। ठीक है, और आज के डेट में वहां पर इतनी महंगाई बढ़ गई है कि वहां पर अगर लोग 1 किलो आलू लेने के लिए भी जाते हैं तो एक बैग में नोट भरकर जाते हैं, इतनी महंगाई वहां पर बढ़ चुकी है। रोजाना आए दिन आपने वहाँ पर सुना होगा कि जो 2000 रुपये का नोट है
इसके लास्ट के 2 जीरो नहीं माने जाएंगे। इस तरह के फरमान वहाँ जारी होते हैं। इनकी 2000 रुपये का नोट है, कल से वो 20 रुपये का हो गया। इस तरह के, जैसे हमारे यहाँ पर नोटबंदी का फरमान हुआ था, उनके यहाँ पर हर दूसरे तीसरे दिन ऐसा होता है। 2 लाख का नोट है तो उसके आखिर के 3 जीरो नहीं माने जाएंगे। तो इस तरह के फरमान वहाँ पर होते हैं। कहने का मतलब अमेरिका के साथ अगर दुश्मनी हो गई, क्योंकि अमेरिका आज की डेट में क्या है कि सुपर पावर, आज की डेट में फिर भी उसका महत्व थोड़ा कम हो रहा। उस समय तो बहुत ज़्यादा महत्व था, क्योंकि यूएसएसआर का विघटन तो खैर बाद में होता है, लेकिन फिर भी अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने इस पर लगातार सैंक्शंस लगाने शुरू किए। इससे इसका तेल बिकना जो है कहीं ना कहीं बंद हो गया और लीबिया की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। तो जो कर्नल गद्दाफी के शुरुआत के जो 4 साल थे, अमेरिका और यूरोप के साथ पंगा लेने के चक्कर में अब जो है लीबिया में बहुत ही गुस्सा फूटने लगता है। इसी बीच क्या होता है कि अरब में आपने सुना होगा, ट्यूनीशिया में जो है क्रांति होती है, वहाँ पर सत्ता परिवर्तन होता है, वहाँ के तानाशाह को सत्ता से हटाकर नई सरकार वहाँ पर बैठती है। तो देखिए, इस घटना का सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है लीबिया पर पड़ता है। तो लीबिया में सैकड़ों की तादाद में लोग कर्नल गद्दाफी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। कर्नल गद्दाफी की क्रूरता, उनके यहाँ तक कि देखिए, हालांकि इस बात को बहुत सारे लोग रिफॉर्म की तरह लेते हैं कि उन्होंने अपनी सिक्योरिटी गार्ड में महिलाओं की एक सेल बनाई थी, लेकिन इसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी बताए जाते हैं कि इसका उद्देश्य कुछ और भी था। तो इस तरह से कर्नल गद्दाफी के बारे में बहुत सारी बातें कही जाती है। इनकी क्रूरता के किस्से भी काफ़ी विख्यात हैं। जो इनके साथ है तो ठीक है, साथ नहीं है तो उसको मार डाला जाता था। तो लीबिया के लोग जो है इनके खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे और विद्रोह हो गया। तो जब विद्रोह हो गया तो कई बार इनकी हत्या के प्रयास भी किए गए। एक बार तो 1986 में अमेरिका ने इनके घर पर बॉम्बिंग कर दी, जिसमें इनकी बेटी मारी गई थी। ठीक है, त्रिपोली में इनका घर था, उस पर उन्होंने बॉम्बिंग कर दी, इनकी बेटी मारी गई और कई बेटे इनके घायल भी हो गए थे। उसके बाद बताया जाता है कि कर्नल गद्दाफी जो है एकदम अंडरग्राउंड हो जाते हैं। त्रिपोली छोड़ करके इनको लगा कि अब मुझे जो है अपने जहाँ से आए थे, इन्हें लगा कि जो मेरा होम टाउन है सिरते, अब इन्हें वहाँ चला जाना चाहिए। तो देखिए, ये सिरते चले जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए, क्योंकि इनके घर पर बॉम्बिंग कर दी थी नाटो ने। तो एक दिन अचानक नाटो फोर्सेस देखती हैं कि जो सिरते है वहाँ पर 20-30 गाड़ियों का एक काफिला जा रहा है। तो नाटो सेना समझ जाती है कि हो सकता है, 20 अक्टूबर 2011 का ये दिन था, नाटो सेना ने देखा कि 20-30 गाड़ियों का अपने आप में काफिला जा रहा है। देखिए, जब अमेरिका ने इनके घर पर बॉम्बिंग की थी तो उस समय त्रिपोली का पूरा जो शहर है उस पर विरोधियों का और नाटो सेना का जो है पूरी तरह से कब्जा हो गया था। तो नतीजा क्या है कि इनको वहाँ से भागना पड़ा। तो ये अपने होम टाउन सिरते की ओर जाते हैं। जब सिरते में देखते हैं 20 अक्टूबर 2011 के दिन कि जो है 20-30 गाड़ियों का एक काफिला जा रहा है, तो नाटो ने जो है हवाई बॉम्बिंग इस पर की थी और काफिले की आधे से ज़्यादा जो गाड़ियां हैं वो क्षतिग्रस्त होगी। कर्नल गद्दाफी अपनी गाड़ी से बाहर निकलते हैं और भागने लगते हैं। और भागेंगे तो क्या होगा, अब भीड़ ने जो है इनको देख लिया था कि अरे देखो कर्नल गद्दाफी जा रहा है, जिसको देख रहे थे विद्रोहियों ने इनको देख लिया। तो उन्होंने इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा, बताया जाता खूब पीटा। उसके बाद ये 70 सेंटीमीटर के पाइप में चिप गए। तो सोचिए, ये समय का ही तो फेर है। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था, सब दिन होते ना एक समान, यानी कि सब दिन किसी के एक जैसे नहीं होते हैं। सबसे बड़ा समय होता है, वो समय ही था कि एक गरीब घर में ये पैदा होते हैं, वहाँ से राष्ट्रपति बनते हैं। तो उस समय था जिसने राजा रंग को राजा बनाया, और ये भी समय ही है। समय परिवर्तन हुआ, 42 साल लगातार उसके बाद कर्नल गद्दाफी वहाँ पर हुकूमत करते हैं। शुरुआत के 4 साल ठीक ठाक थे, उसके बाद क्रूरता की ऐसी मिसालें इन्होंने पेश की कि जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। और आज वही कर्नल गद्दाफी लीबिया की सड़कों पर भागे भागे दौड़ रहे हैं, अपने जान बचाने की भीख मांग रहे हैं, लेकिन कोई इनको भीख नहीं दे रहा है। 70 सेंटीमीटर का एक पाइप था, उसमें अपने 2 सहयोगियों के साथ जो है ये अंदर घुस जाते हैं। उसके बाद भीड़ ने जो है अंदर बिल्कुल लोहे के जो आपके सरिये होते हैं बहुत बड़े, उससे इनको खचोरना शुरू किया। उसके बाद इनका एक साथी बाहर आता है, वो साथी बोलता है कि ठीक है मैं अंदर जाके बात करता हूँ। उसके बाद कर्नल गद्दाफी जो है अपने हाथ खड़े करते हुए सरेंडर की मुद्रा में जो है ये बाहर आते हैं। और जैसे ये बाहर आते हैं तो विद्रोही उनमें से एक व्यक्ति ने सीधा इनके पैरों में गोली मार दी ताकि ये भाग ना सके। और उसके बाद इनका वो हश्र हुआ जो आज तक मध्य पूर्व के किसी भी तानाशाह के साथ नहीं हुआ। इससे पहले अफगानिस्तान में एक राष्ट्रपति थे, भारत समर्थक थे, ठीक है, उनके साथ ऐसा हुआ था। और इसके अलावा जिनकी कहानी मैं आपको नेक्स्ट टाइम पे सुनाऊंगा, जिनकी बायोग्राफी सुनाऊंगा, वो भी आपके इटली के तानाशाह मुसोलिनी थे, उनका यहाँ पर भी शासन था, उनके बारे में सुनाऊंगा, उनके साथ हुआ था। और तीसरे नंबर पे कर्नल गद्दाफी हैं, ठीक है। तो कर्नल गद्दाफी की वहाँ पर पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। कोई इनको लात घूंसे मार रहा है, कोई इनके मुँह पर थूक रहा है। सैकड़ों की तादाद में वहाँ पर भीड़ जमा हो जाती है कर्नल गद्दाफी को मारने के लिए। और अंत में जो है कर्नल गद्दाफी की मौत हो जाती है। बताया जाता है कि जिसमें कर्नल गद्दाफी को मार रहे थे उस समय उनकी थोड़ी चेकिंग भी होती है। उनके पास से एक सैटेलाइट फ़ोन बरामद होता है
और सोने का एक पिस्टल उनके पास जो है बरामद होता है। तो जिस समय इनकी पिटाई चल रही थी उस समय सैटेलाइट फ़ोन में इनकी बेटी का फ़ोन आ रहा था। देखिए इनकी जब इन्होंने देखा कि चीज़ें जो है थोड़ी गड़बड़ हो रही है, राज्य में लगातार विद्रोह होते जा रहे हैं, नाटो फोर्सेज और यूरोपियन यूनियन सर पर चढ़ा हुआ है, बॉम्बिंग कर रहा है, तो इन्होंने अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को और अपने कुछ एक आध बेटों को अल्जीरिया भेज दिया था। अल्जीरिया बिल्कुल बगल में है, पड़ोसी देश है, और अल्जीरिया ने उन्हें इस आधार पर शरण दी थी कि तुम कोई ऐसी भड़काऊ बयानबाजी नहीं करोगे। तो इनकी बेटी अल्जीरिया में थी, पत्नी भी थी, कुछ बेटे भी अल्जीरिया में थे, वहाँ से इनको फ़ोन करते सेटेलाइट फ़ोन के माध्यम से। तो उस समय सेटेलाइट फ़ोन उस विद्रोही के पास था, उसने पहले तो फ़ोन नहीं उठाया, जब दोबारा फ़ोन करते तो उसने बताया कि कर्नल गद्दाफ़ी मारा गया। तो देखिए इस तरह से कर्नल गद्दाफ़ी का जो है दर्दनाक अंत आपका होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन सभी अभ्यर्थियों को पसंद आया। देखिए लगभग 24 मिनट 50 सेकंड के आसपास हो चुके हैं। जो भी अभ्यर्थी शुरू से जुड़े हुए थे, अगर ऐसा लगा हो कि समय वेस्ट नहीं हुआ, ठीक है, जानकारी अच्छी लगी और मेहनत का ऐसा लगा हो आपको, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।